गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट में पादप जल संबंध चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया था, तो उसका आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी पहले भी कि इकोलॉजी जीवों का जैविक अजैविक घटकों के साथ में इंटरेक्शन इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। और उसको हमने 3 मंडलों में बांटा था, जिसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये हमने पढ़ लिया था पहले। इसके बाद इसको जो जैविक एवं अजैविक घटक हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, अजैविक एवं जैविक। अजैविक घटक एवं जैविक घटक। अजैविक को फिर से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अजैविक घटक 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें इसको फर्स्ट है भौतिक कारक, सेकंड है रासायनिक कारक। भौतिक कारक एवं रासायनिक कारक। भौतिक कारक में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश। पहला है प्रकाश, दूसरा है ताप, दाब, पवन, धारा। ठीक है, प्रकाश सनलाइट, ताप टेम्परेचर, दाब प्रेशर, पवन हवा है ना, जो चलती रहती है हवा, वो भी जीवों को पदार्थों को प्रभावित करती है। धाराएं, पानी की धारा, पानी का बहाव, पानी की स्पीड जो भी है वो धारा में। इसके बाद कुछ रासायनिक कारक हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जल, दूसरा है वायु, मृदा प्रकार, पोषक तत्व, मृदा का पीएच, पानी का पीएच। तो इसमें प्रकाश, ताप, दाब, पवन, धाराएं, रासायनिक कारक में जल, वायु, मृदा प्रकार, पोषक तत्व, मृदा का पीएच, पानी का पीएच, ये हमारे अजैविक घटक हैं। इसके बाद हमारे जैविक घटक हैं, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरजातीय एवं दूसरा है अंतरजातीय एवं अंतरजातीय जैविक घटक। तो अंतरजातीय में हम किसी समूह के बारे में पढ़ेंगे, समूह, परिवार, निर्वाह, समाज एवं स्वभक्षण एवं स्पर्धा। तो अंतरजातीय मतलब 2 जातियों के बीच इंटरेक्शन कैसा है, वो ये उसकी स्टडी हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैविक है, जातियां दोनों जैविक हैं, तो 2 जातियों के बीच तो समूह
यदि दो जातियों के तो समूह कहलाएगा। वैसे भी समूह है, परिवार है, निर्वाह है, समाज है, स्वभक्षण है, स्पर्धा है। आपस में ये सारे इनके जो फैक्टर हैं वो काम करते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंतर जातीय, किसी एक जाति के अंदर, एक ही जाति के अंदर उदासीनता, उदासीनता, सहभोजिता, सहभोजिता, सहोपकारिता, सहभोजिता, सहोपकारिता, प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, परजीविता, प्रोटो कोऑपरेशन, परजीविता, परजीविता, परभक्षण, परभक्षण, प्रतिजीविता, प्रतिजीविता एवं नेक्स्ट इसका भी स्पर्धा, स्पर्धा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट फैक्टर जो पर्यावरणीय कारक हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अजैविक घटक एवं जैविक घटक। जिसमें अजैविक घटक जिनको हम एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं, ये बायोटिक फैक्टर है। तो एबायोटिक फैक्टर को हम भौतिक कारक, रासायनिक कारक दो भागों में डिवाइड करते हैं। भौतिक कारकों में हम प्रकाश, ताप, दाब, पवन, धाराएं इनका अध्ययन करेंगे। रासायनिक कारक में हम जल, वायु, मृदा, पोषक तत्व, मृदा का पीएच, पानी का पीएच इनका अध्ययन करेंगे। अंतरजातीय में हम समूह, परिवार, निर्वाह, समाज, स्वभक्षण, स्पर्धा आदि का अध्ययन करेंगे। अंतर जाति, किसी एक ही जाति में हम उदासीनता का अध्ययन करेंगे। कुछ एक ही जाति के समूह में बहुत सारे इंडिविजुअल, एक जाति के बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं किसी जगह पर, तो उनमें आपस में क्या है, उदासीनता है, सहभोजिता, वो साथ साथ खाना खा सकते हैं। सहोपकारिता, किसी दूसरे का उपकार करते हैं, जैसे एक माँ है एक बेटे को पालते हैं तो सहोपकारिता कहलाती है। प्रोटो कोऑपरेशन, एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, जैसे चींटियाँ एक रोटी के टुकड़े को सारी मिलकर उठा के जाती है तो प्रोटो कोऑपरेशन है। परजीविता, किसी एक जीव के ऊपर कोई दूसरा जीव रहे, जैसे भैंस के ऊपर जो चिड़चिड़े होते हैं, इस तरह के जीव आपस में ऊपर रहते हैं, वो परजीविता है, किसी दूसरे के ऊपर जीवित रहना। परभक्षण, कुछ जीव किसी दूसरे को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कोई चिड़िया या कुछ और पक्षी होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो परभक्षण। प्रतिजीविता, प्रतिजीविता मतलब किसी दूसरे के लिए अगेंस्ट में जीना, प्रतिजीविता। और स्पर्धा, या कुछ किसी चीज़ के लिए, मान लो सेम रोटी का टुकड़ा पड़ा है, दो कुत्ते हैं तो वो आपस में स्पर्धा करेंगे, जो जीतेगा वो खाएगा। इस तरह से ही जातियों में भी, कुछ इंडिविजुअल्स में भी ऐसा होता है, स्पर्धा होती है कि जो जितना बलवान है, ये स्पर्धा और ये स्पर्धा, यहाँ पर दोनों जगह स्पर्धा आई है। तो यहाँ पर अंतर जातीय, दो जातियों के बीच स्पर्धा, मतलब किसी फूड, जैसे मान लो गाय है और भैंस है, दो अलग अलग जातियाँ और घास का मैदान है, तो ये हो गई हमारी इसमें अंतर जातीय स्पर्धा में। लेकिन जैसे गायों का झुंड है और घास का मैदान है, तो फिर हम उसमें कॉम्पिटिशन है, तो वो फिर स्पर्धा अंतर जातीय कहलाती है। तो इसके बारे में हम अब अजैविक घटकों के में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रकाश का। प्रकाश, तो पादप जल संबंध में हम पर्यावरणीय कारक पढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय कारकों से हमारा मतलब है कि पर्यावरण में ऐसे फैक्टर जो किसी जीव को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम इसके अंतर्गत हम भौतिक जो कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे और प्रकाश किस तरह से जीव को प्रभावित करता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए हमारी मेंटलिटी, हमारी सोच उस तरफ ध्यान, उस तरफ केंद्रित होनी चाहिए कि प्रकाश किसी जीव को किस तरह से प्रभावित करता है, प्रकाश एक्चुअली में है क्या, प्रकाश का रासायनिक भौतिक ये लक्षण है क्या, तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश है, तो प्रकाश
महत्वपूर्ण भौतिक अजैविक पर्यावरणीय कारक है। महत्वपूर्ण भौतिक अजैविक पर्यावरणीय कारक है। तो प्रकाश भौतिक कारक है, अजैविक के अंडर में आता है और ये टोटल सारे पर्यावरणीय कारक आते हैं। तो पर्यावरणीय कारक में अजैविक है, अजैविक में भी भौतिक कारक है प्रकाश। ठीक है, इसके बाद इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है प्रकाश का पौधों के लिए? मैं है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। तो फोटोसिंथेसिस कैन बी डन अंडर द सनलाइट। हम प्रकाश संश्लेषण में कहते भी हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हम कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन नेसेसरी है क्लोरोफिल और प्रकाश। तो प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए और प्रकाश संश्लेषण नहीं है तो फिर ऑक्सीजन संभव नहीं होगा। ऑक्सीजन संभव नहीं है तो फिर जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, जो श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर वो जीव पैदा नहीं हो सकते यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किस जीव ने स्टार्ट किया? इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाला जीव कौन सा है? उसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसको एल्गी कहते हैं, तो एक्चुअली एल्गी नहीं है, आजकल हम इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो इसने सबसे पहले ऑक्सीफोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट किया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पहले एल्गी की तरह दिखाई देता था, इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया। और अभी ये बैक्टीरिया है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसने इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की उत्पत्ति की। तो फर्स्ट प्रकाश संश्लेषण वाला जीव है वो BGA है, इसको याद रखना चाहिए। अब हमारे को जो प्रकाश दिखाई देता है तो हम उसको क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो हमें प्रकाश दिखाई देता है उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 390 से 760, 390 से 760 मिली नैनोमीटर तरंग। ठीक है, इससे इसके बीच जिसकी तरंग दैर्घ्य होती है, जिन किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, उनको हम देख सकते हैं। और यदि हम देख सकते हैं तो इसलिए हम उसको विजिबल लाइट कहते हैं। लेकिन यदि विजिबल लाइट को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो ये 7 रंग की होती है। 7 रंग की होती है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इस तरह से ये 7 रंग होते हैं। तो सबसे वॉयलेट रेज है वो 390 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की होती है और 760 नैनोमीटर की रेड रेज होती है। तो इस तरह से 7 रंगों से मिलकर एक किरण बनी होती है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं।
लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि इससे ऊपर की तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को भी देख सकते हैं। क्या हम उन तरंगों को इंफ्रारेड, इसके ऊपर आती है इंफ्रारेड और इसके नीचे की तरफ आती हैं यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना, पराबैंगनी किरणें और इंफ्रारेड रक्त दैर्ध्य तरंगें, है ना, अवरक्त रेज। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो रेड से ऊपर की प्रकाश किरणों को भी देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी। मधुमक्खी इंफ्रारेड रेज को भी देख सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी के लिए विजिबल लाइट IR तक हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मली हमारे लिए पौधों के लिए जो विजिबल लाइट है वो विजिबल है, जो 390 से 760 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की होती है। और जिसे यदि हम प्रिज्म से डिवाइड करते हैं, प्रिज्म क्या होता है, जिसमें यदि किरण डालते हैं तो वो सातों कलर मतलब अलग अलग तरंगदैर्ध्य को अलग अलग भागों में बांट देता है, जिससे हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो वो विबग्योर से बनी होती है। सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो प्रकाश होता है, उसके साथ में विकिरण होती है। ये दोनों चीज अलग अलग होती है, प्रकाश एवं विकिरण। विकिरण क्या होती है कि प्रकाश, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश, सूर्य एक तो लाइट खुद प्रकाश दे रहा है, जैसे बल्ब है वो जल रहा है और लाइट दे रहा है, तो ये तो प्रकाश हो गया। लेकिन विकिरण क्या है, विकिरण ये होती है कि यदि उसकी प्रकाश फोटोन है वो हमारे तक पहुंच रही है, मतलब गर्मी भी तो पहुंच रही है, गर्मी क्या है, विकिरण है, उसकी ऊर्जा हमारे तक पहुंचती है, तो वो किस माध्यम से पहुंचते हैं, तो विकिरण। तो जब सन से दो चीजें प्राप्त होती हैं, प्रकाश एवं विकिरण, ठीक है। तो विकिरण जो होती है, मतलब सूर्य से हमें प्रकाश एवं विकिरण प्राप्त होती है, ठीक है। प्रकाश तो फोटोन कहलाता है, प्रकाश को हम फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश की स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड फोटोन। प्रकाश की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फोटोन। और विकिरण है जो सूर्य में नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य से हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, प्रकाश एवं विकिरण। प्रकाश फोटोन होता है जो लाइट को इंडिकेट करता है, और विकिरण जो कि नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसमें 45% तक शॉर्ट वेव्स होती हैं, मतलब छोटी तरंगों वाली किरणें होती हैं 45%। ये प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं तो। और 46% होती है इंफ्रारेड, 46% होती है इंफ्रारेड रेज, 46% इंफ्रारेड होती है, और 45% शॉर्ट वेव्स होती है, मतलब इससे भी नीचे वाली होती है, ठीक है। इसके बाद 9% होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, 9% यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, तो हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें 45% शॉर्ट वेव्स होती हैं,
छोटी तरंगों वाली किरणें होती हैं, 46% इंफ्रारेड और भी ऊपर वाली किरणें होती हैं, और 9% अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। और जो विजिबल लाइट होती है वो तो अप्रोक्स 0.02 के समथिंग होती है, लगभग, है ना, लगभग ये विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट। तो इस तरह से एक किरण जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है ऊर्जा, उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रकाश एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के बिना किसी जीव की उत्पत्ति इस पृथ्वी के ऊपर संभव नहीं थी। पहला प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। पहले के समय में इसे एल्गी के समान संरचना और आकार की होने के कारण इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। दिखाई देने में हरे नीले रंग का दिखता था, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। लेकिन बाद में जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी खोज के बाद में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट खोजे गए, जैसे माइक्रोस्कोप है और क्रिस्टलोग्राफी है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उनकी खोज करने के बाद पता चला कि ये तो एक बैक्टीरिया है और उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाने लगा। साइनोबैक्टीरिया ने इस पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, इसलिए उसके बाद साइनोबैक्टीरिया के जिंदगी के बाद जो भी इस पृथ्वी को हम कहते हैं तो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हम इस इन्वायरमेंट को इस बेस के ऊपर भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वो भाग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ओपनली, मतलब खुले रूप में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, बाउंडेड फॉर्म में पाई जाती थी, क्योंकि मिलर ने H2O ये तो डाला था, इसलिए O यहाँ पाई जाती है, लेकिन वो बाउंडेड फॉर्म में थी, ठीक है, लेकिन फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। इसलिए यदि हम एक ऑक्सीजन के बेस पर भी यदि इन्वायरमेंट को डिवाइड करें, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस एंड प्रेजेंस एवं एब्सेंस, इनके बेस पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हम इसको डिवाइड करें, तो यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी उस वाले इन्वायरमेंट को हम कहते हैं रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। और इसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, उसके बाद में यदि हम कहते हैं तो हम कहते हैं उसको ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब एब्सेंस में हम रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कहते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये डेवलप तो हुए BGA के थ्रू, है ना, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। जब ब्लू ग्रीन एल्गी ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया तो ये इन्वायरमेंट ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट हो गया। और ब्लू ग्रीन एल्गी ने से पहले का टाइम जब ऑक्सीजन केवल बाउंडेड फॉर्म में थी उसको रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एवं ऑक्सीडेटिव क्या डिफरेंस है? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है? रिड्यूस होना मतलब घटने का मतलब ये है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यदि जुड़ते हुए चले जाएं तो वो संख्या में तो कम हो जाएंगे लेकिन मोनोमर से पॉलीमर बनते चले जाएंगे। तो ये रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़ गए तो ये जल बन गया, तो ये रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। जैसे मेथिल है, मेथिल दोनों जुड़े तो उसके बाद में ये एथिल बन गया। तो इस तरह से ये कंपोनेंट मोनोमर से पॉलीमर बनते चले गए। तो वो इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में केवल क्रिएशन हुआ, सभी का जुड़ना हुआ और जुड़ते जुड़ते मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत पहले भी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो मोनोमर से पॉलीमर बने हुए कंपोनेंट्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये कार्बन के पॉलीमर है। जैसे इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं जिसको ट्रायोज कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं, पेंटोज कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग
पेंटोज में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, राइबोस शुगर वो पेंटोज शुगर कहलाती है। हेक्सोज में है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है ना। तो ये सारे लेविलोज है, ये सारे हेक्सोज कहलाते हैं 6 कार्बन वाले। और 7 कार्बन वाला हेप्टोचुडोलोज है, तो ये 7 कार्बन वाले। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ के और फिर मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बन गए। पॉलीसेकेराइड को टोटली हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में जो मोनोमर्स थे वो जुड़ के और पॉलीमर में कन्वर्ट हो गए। जैसे प्रोटीन्स हैं तो एमिनो एसिड बना होगा, एमिनो एसिड से फिर प्रोटीन बनी है। तो और एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है, उसमें एक एमिन ग्रुप पाया जाता है। एमिनो ग्रुप को हम देखते हैं तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है उसमें एमिनो एसिड को, एक NH3 ग्रुप पाया जाता है, एक एल्किल ग्रुप पाया जाता है और एक H हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये 4 कंपोनेंट एक कार्बन में प्रेजेंट होते हैं। ये एक कॉमन फॉर्मूला है एमिनो एसिड का। इसी तरह से जुड़ के और एक चेन बना देते हैं जिसको पेप्टाइड चेन कहते हैं, वो फोल्ड होती है और एक प्रोटीन कहलाती है। तो इससे प्रोटीन भी मोनोमर से पॉलीमर बनी होगी। ऐसा ही मिलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा पाया गया कि उसने मोनोमर्स यूज किए थे और बाद में उसको पॉलीमर मिले। तो इसलिए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में सारे कंपोनेंट जुड़ते चले गए। लेकिन जब ऑक्सीजन ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू जब ऑक्सीजन जनरेट की गई फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो फिर ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई, जहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स का टूटना, रिएक्शन कैटालाइसिस स्टार्ट हो जाती है। और कैटालाइसिस स्टार्ट होने से वापस से वो जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है तो वो टूटने लगा, एटीपी जनरेट हुई। इस तरह से हमारी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो एक्टिव हुई। इसके बाद में हम कह रहे हैं जैसे जो विजिबल लाइट है, इसमें हम कह रहे हैं एनवायरनमेंट को 2 भागों में बांटा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट। और जो हम लाइट देखते हैं जो सन से आती है वो 390 से और 760 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की होती है। इसके अंदर जिसको हम देख पाते हैं उसको विजिबल लाइट कहते हैं, जिसको हम आंखों से देख पाते हैं। और उससे नीचे की अल्ट्रावायलेट रेज होती है और उसके ऊपर वाली इंफ्रारेड होती है। तो हम नॉर्मली जीव है वो केवल विजिबल लाइट को ही अपनी आंखों से देख सकता है, जिसमें 390 से 790 नैनोमीटर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो कि इंफ्रारेड को भी देख पाते हैं। उसमें मधुमक्खी एक एग्जाम्पल है जो कि इंफ्रारेड तक विजिबल है उसके लिए। यदि हम प्रकाश, हम जो सूर्य से आने वाले हम लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रकाश और एक विकिरण। प्रकाश की स्मॉलेस्ट यूनिट फोटोन होती है, मतलब जैसे एक कण है, जैसे प्रकाश के कण को बोला जाए तो उस कण को हम फोटोन बोल रहे हैं कि फोटोन प्रकाश से प्राप्त होते हैं, सूर्य से प्राप्त होते हैं। और विकिरण जो सूर्य के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर नाभिक के संलयन क्रियाएं होती हैं और उसके द्वारा ये विकिरण उत्पन्न होती है जो पृथ्वी तक आती हैं। इसके बाद सौर ऊर्जा, जो प्रकाश से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा के डिफरेंट ग्रुप हैं, जिसमें 45% शॉर्ट वेव वाली किरणें होती हैं। शॉर्ट वेव छोटी जो किरण होती हैं, छोटी वेवलेंथ वाली, छोटी तरंगदैर्ध्य वाली। एक तो देखो ये एक किरण है, ठीक है, इसमें वेव लेंथ ये है, तो ये यदि छोटी हो तो ये इस तरह की, तो इस तरह की लाइनें, इस तरह की रेखाएं पाई जाती हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं और ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती हैं। तो लॉन्ग वेवलेंथ तो यहाँ पर है और शॉर्ट वेवलेंथ यहाँ है, और इससे भी छोटी वाली मतलब ये इससे नीचे वाली आती है वो 45% होती हैं। इसके बाद में 46% होती है वो इंफ्रारेड और उससे ऊपर वाली हो सकती हैं, और 9% है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये 0.02% के आसपास होती हैं। तो यहाँ पर 9% जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो तो हमारी जो समताप मंडल था उसमें पाई जाने वाले ओजोन परत के द्वारा रोक ली जाती है, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। और इसलिए यहाँ पर विजिबल लाइट आती है, इंफ्रारेड भी आती है, और स्मॉल वाली फिर नहीं आ पाती क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाती पृथ्वी तक। तो इसलिए विजिबल लाइट है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण 760 नैनोमीटर पर होता है, जहाँ पर रेड रेज पाई जाती है। इसलिए यदि सिंगल रेड रेज दी जाती है तभी प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, और उसके बाद ब्लू रेज है उस पर होता है, और सबसे कम वायलेट रेज पर, और ग्रीन को परावर्तित कर दिया जाता है, इसलिए ग्रीन पर भी नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे सौर ऊर्जा
को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमने अजैविक घटक में जो भौतिक हमारा कारक था उसमें हमने प्रकाश का अध्ययन किया, लेकिन प्रकाश की 3 अवस्थाएं कही गई हैं, प्रकाश की 3 विशेषताएं हैं। प्रकाश की 3 विशिष्टताएं होती हैं। प्रकाश की 3 विशिष्टताएं हैं। पहला है क्वालिटी, गुणवत्ता। दूसरा है तीव्रता, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, तीव्रता। तीसरा है ड्यूरेशन या अवधि। अब हम प्रकाश की क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 3 प्रकार की क्वालिटी, 3 प्रकार की कैरेक्टर्स, 3 प्रकार के कैरेक्टर प्रकाश के पाए जाते हैं। इसमें पहला है क्वालिटी, प्रकाश की गुणवत्ता कैसे है, प्रकाश सीधा गिर रहा है, प्रकाश टेढ़ा गिर रहा है, प्रकाश कभी गिर रहा है कभी नहीं गिर रहा है, तो ये इसकी गुणवत्ता कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश की क्वालिटी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश का रंग सफेद होता है। क्वालिटी में प्रकाश का रंग सफेद होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने विजिबल लाइट की बात की थी, विजिबल लाइट हमेशा सफेद होती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये एक विजिबल लाइट है ना, अर्थात विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं वो सफेद रंग की होती है, लेकिन वास्तव में जो विजिबल लाइट है वो 7 रंग की बनी होती है। 7 रंग की बनी होती है। 7 रंग की बनी होती है। किसी प्रिज्म से यदि किसी एक किरण को हम गुजारते हैं तो जो डिफरेंट तरंग लहरें होती हैं, विजिबल लाइट जिसकी 390 से और 760 तरंग लहरें होती हैं, तो वो अलग अलग तरंग लहरें की किरणों को अलग अलग कर देती हैं और उससे हमारे 7 रंग प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकाश की क्वालिटी है। मतलब प्रकाश हम देख रहे हैं, वैसे हम सफ़ेद रंग का कलर का प्रकाश देखते हैं जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, और विजिबल लाइट 390 से 760 तरंग लहरें की होती है। और ये तरंग लहरें यदि हम किसी किरण को, वाइट विजिबल लाइट को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मधुमक्खी है जो इंफ्रारेड को भी देख पाती है, उसके लिए विजिबल लाइट इंफ्रारेड भी है, ये ध्यान रखना है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। दूसरा कैरेक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता कैसी है, प्रकाश आराम से आ रहा है, प्रकाश तेज आ रहा है, तो वो इंटेंसिटी कहलाती है। तो तीव्रता तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है? व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है, समानुपाती यानी समान होती है, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स उल्टी होती है।
तो तीव्रता प्रकाश की किरण की जो तीव्रता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य क्या है? ये तरंग दैर्ध्य। यदि प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है और उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो तीव्रता उसकी कम होगी, ठीक है। लेकिन यदि तरंग दैर्ध्य कम होगी तो उसकी तीव्रता बढ़ेगी। प्रकाश की यूनिट फोटोन होती है। प्रकाश की यूनिट फोटोन होती है। प्रकाश की यूनिट फोटोन होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी में प्रकाश की जो आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य वो डिपेंड करती है। वो यदि तीव्रता आवृत्ति बढ़ती है, यदि ये आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी आने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है, लेकिन उसकी तीव्रता बढ़ती है। लेकिन तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो उसकी ये जो दूरी डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। इसके बाद तीसरा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन तीसरा करेक्टर है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन या अवधि, प्रकाश की अवधि कैसी है? तो अवधि स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है ना। अवधि स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। स्थान के अक्षांश, जैसे मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर प्रकाश की किरण कैसे गिरती है, तो अक्षांश एवं देशांतर ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में हम इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद ये जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं देशांतर। देशांतर और ये जो रेखाएं हैं वो कहलाती है अक्षांश। अक्षांश रेखा। तो अब हम बात करते हैं 0 डिग्री के ऊपर कोई जीव है, ठीक है। 0 डिग्री पर कोई जीव है तो यहाँ पर जो लाइट है वो समान रूप से पड़ती है, समान रूप से पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा रात और दिन समान होते हैं। लाइट पूरे दिन, जैसे 12 घंटे यहाँ पर 12 घंटे लाइट गिरती है और 12 घंटे यहाँ पर लाइट नहीं गिरती है, मतलब नाइट होती है। तो यहाँ पर डे एंड नाइट जो इस लाइन के ऊपर है वो बराबर होते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं पोल्स की, ये पोल्स हैं, इन पोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य इधर होता है तो यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। मतलब एक बार यहाँ पर दिन चल रहे हैं तो दिन ही चलेंगे और एक बार रात चल रही तो रात ही चलेंगे। तो यहाँ पर कभी दिन होते हैं तो कभी रात होती है, कभी दिन तो कभी रात। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर के दिन रात बराबर होंगे। यहाँ पर किरण टेढ़ी पड़ती हैं तो इसलिए लंबे दिन व रात छोटी या लंबी रात तो दिन छोटे, इस तरह से चलता है। यहाँ पर मतलब दिन और रात लंबे और छोटे होते हैं। लेकिन जो ग्रीनिच लाइन है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके ऊपर रात और दिन बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो पौधे पाए जाएंगे उनको तो 12 घंटे की लाइट मिलेगी रेगुलर, और यहाँ पर जो पाए जाएंगे उनको 12 घंटे की लाइट मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दिन छोटा होता है और रात बड़े होते हैं। तो वहाँ पर और दिन तो केवल यहाँ पर 2-3 महीने के लिए होता है, बाकी 9 महीने तो यहाँ पर इसके ऊपर हमेशा रात ही होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो ड्यूरेशन है लाइट का वो डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन डेवलप होती है। अब यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है इसमें हम कह सकते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट जिनको जो भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं उनको अधिकतम गर्मी यहाँ पर पड़ती है और अधिकतम बारिश यहाँ होती है। तो यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और बहुत लंबे पौधे पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी गर्मी चाहिए उतनी गर्मी पड़ती है और जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश होती है। अब हम भी देख सकते हैं यहाँ पर कब की बार जो हमारे बाजरे की फसल हुई, जो गर्मी भी अच्छी पड़ी और बारिश भी अच्छी हुई टाइम पर, तो बाजरे की फसल 12 फीट से ऊपर तक पहुँच गई। तो सेम यहाँ पर कंटिन्यू पूरे साल भर ऐसा ही रहता है,
तो वहाँ पर पौधे की लंबाई बढ़ती हुई चली जाती है और जंगलों के जंगल डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक इसका ड्यूरेशन, प्रकाश के ड्यूरेशन का भी इफेक्ट होता है, अवधि, प्रकाश की अवधि किस तरह से इफेक्ट डालती है। तो प्रकाश की 3 विशिष्टताएं हमने पढ़ी। पहला पढ़ा था हमने क्वालिटी, जो क्वालिटी, प्रकाश की जो क्वालिटी पढ़ी हमने। क्वालिटी में हमने पढ़ा कि प्रकाश की जो क्वालिटी है वो विजिबल लाइट होती है 360 से 390 से और 760 उसकी तरंगदैर्घ्य होती है। उसके अंदर वो विजिबल हो पाती है किसी जीव के लिए। लेकिन मधुमक्खी ऐसी है जो इंफ्रारेड तक विजिबल करती है, इंफ्रारेड को भी मधुमक्खी आंखों से देख पाती है। तो मधुमक्खी के लिए विजिबल लाइट वॉयलेट रेज से और इंफ्रारेड तक हुई विजिबल, और जबकि अदर्स के लिए हम कहते हैं कि 390 से 760 जो वेवलेंथ वाली जो रेज हैं वो विजिबल लाइट होती है, हमारे लिए भी वही होती हैं, और वो 7 रंगों की होती हैं। यदि किसी प्रिज्म में से उस सफ़ेद कलर की किरण को, एक किरण को गुजारा जाए तो वो उसको स्प्लिट कर देती है 7 कलर में, और वो 7 कलर स्प्लिट होते हैं अपने, उनकी डिपेंड करती है उनकी तरंगदैर्घ्य। तो छोटी तरंगदैर्घ्य वो अलग होती है, उससे अलग होती है, फिर उससे अलग, तो इस तरह से उसमें 7 तरंगदैर्घ्य वाली किरणें पाई जाती हैं। जो एक होती हैं तो सफ़ेद कलर होता है, लेकिन यदि वो अलग अलग कर दी जाएँ तो वो 7 रंग होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ी। प्रकाश की जो इंटेंसिटी में हमेशा तीव्रता तरंगदैर्घ्य के अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता, तरंगदैर्घ्य जितनी बड़ी होगी उसकी तीव्रता कम होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। प्रकाश की यूनिट फोटोन होती है। फोटोन के रूप में ही वादक प्रकाश को लेते हैं और फोटोन के रूप में ही वो छोड़ते हैं, ये हम देखते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, प्रकाश का ड्यूरेशन भी किसी जीव को प्रभावित करता है, जिसमें हम कह रहे हैं यदि किसी अक्षांश रेखाओं पर जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या फिर हम कहें कि कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर या पर पोल्स पर, साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल, यदि दोनों पोलों के ऊपर पाए जाते हैं जीव तो अलग अलग ड्यूरेशन में उनको लाइट प्राप्त होती है, और वो डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पर, किसी जीव के स्ट्रक्चर पर, उसकी एक्टिविटीज पर। यदि 0 डिग्री पर पाए जाने वाले जीवों को 12 घंटे लाइट और 12 घंटे दिन प्राप्त होता है, 12 घंटे लाइट और 12 घंटे नाइट दोनों प्राप्त होती हैं, तो वो उतनी उनके लिए ग्रोथ की संभावना होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर पूरे साल 12 घंटे धूप मिलती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा करते हैं, फिर उनको 12 घंटे नाइट मिलते हैं तो रेस्ट भी अच्छा करते हैं। तो इस तरह से उनको कंटिन्यू पूरे साल भर समान तापमान मिलता है, इसलिए उनकी वृद्धि अच्छी होती है। लेकिन पोल्स की तरफ प्रकाश जो है कुछ टाइम के लिए प्रकाश मिलता है, बाकी तो अंधेरा ही रहता है, इसलिए यहाँ की वेजिटेशन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है और छोटी छोटी होती हैं पोल्स के ऊपर। तो यहाँ पर इसलिए प्रकाश वेजिटेशन को प्रभावित करता है। तो हमने भौतिक कारक, एक प्रकाश जो फैक्टर लिया हमने, उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम जो जलीय आवासों में पाए जाने वाले जीव हैं उनको भी प्रकाश किस तरह से प्रभावित करा है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।